ऑलराइट गाइस, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो हमारी पिछली क्लासेस हुई हैं उसमें हमने बेसिकली दो चीज़ों को डिस्कस किया है। एक जो थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स है, थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स, इसको हमने डिस्कस किया है। और इस थियरी का एक क्रक्स है कि ये जो जो राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो उसको किसने हमें प्रोवाइड किया है? हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, प्रकृति ने प्रदान किए हैं हमें। और इसके लीडिंग एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें तो जॉन लॉक जो है इस थ्योरी के सबसे लीडिंग एक्सपोनेंट हैं, सॉरी, जॉन लॉक। और वो अपनी बुक सोशल काउंटर वो अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में बात करते हैं तीन राइट्स के बारे में, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के बारे में। और इसी थ्योरी के रिस्पांस में जो है बेंथम प्रपोज करते हैं। बेंथम की बात करें अगर हम, बेंथम बात करते हैं लीगल राइट्स के बारे में। लीगल राइट्स का मतलब क्या कि ऐसे राइट्स जिसको रिकग्निशन मिला हो, पहचान मिली हो, किसके ज़रिए से? स्टेट के ज़रिए से। किसने अपना रिकग्निशन दिया हो? स्टेट ने दिया हो, उसको मान्यता प्रदान की हो। और साथ ही साथ में क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल इन लीगल राइट्स का वायलेशन करता है, उनका उल्लंघन करता है, तो वो अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। और उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोर्ट्स कोर्ट हैं, स्टेट है, कोर्ट है, और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस बात को इंश्योर करती हैं कि जो व्यक्ति के राइट्स हैं वो इंश्योर किया जा सके, उनको सुनिश्चित किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और बेंथम की पॉलिटिकल फिलॉसफी में अगर हम आप देखेंगे तो उनकी फिलॉसफी का एक क्रक्स है। क्या? बेंथम की अगर हम बात करें, बेंथम ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस बात करते हैं, वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। मैं एक्चुअली देखिए, ये तो ये चीज़ें आपने कई बार पढ़ी होंगी। मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अभी जब हम पॉजिटिव राइट्स और निगेटिव राइट्स के बारे में बात करेंगे तो हम चीज़ों को कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे, कनेक्टिंग द डॉट्स जिसको आप कहते हैं, कि आप सारी चीज़ों को कैसे एक साथ कनेक्ट करते हैं, एक माले में, एक धागे में आप पिरोते हैं। तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पे कहते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, वहाँ पे क्या हो, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं। मतलब वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या है कि इस थ्योरी का जो, जब उसको ग्राउंड लेवल पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है कि जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें क्या है कि जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं, जो अधिकतम जो लोग हैं, जो लोग मेजॉरिटी में लोग हैं, स्टेट और लॉज क्या है, जो स्टेट है और जो कानून है, वो इसी मेजॉरिटी के जो है राइट्स को डिफेंड करते हैं। और कहीं ना कहीं क्या है कि डेमोक्रेसी को भी अगर आप देखें, वो भी मेजॉरिटी के प्रिंसिपल पे ही काम करती है। और इससे फिर क्या होता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं। मतलब क्या कि ये भी इंडिविजुअल्स हैं, ये भी तो व्यक्ति हैं, जो लोग माइनॉरिटी में वो भी इंडिविजुअल्स हैं, उनके भी सर्टेन राइट्स हैं। और उनके भी राइट्स ठीक उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि जो है जो लोग मेजॉरिटी में उनके। तो फिर क्या किया कि बेंथम के जो आइडियाज़ थे उसको जॉन रॉल्स ने क्रिटिसाइज़ किया। रॉल्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखेंगे, वो कहते हैं कि जस्टिस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, सॉरी, जस्टिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, इज द, सॉरी, फर्स्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जस्टिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ए सोसाइटी। देखिए, एक सोसाइटी के में बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन जो जस्टिस है वो कैसा है? वो पहला फीचर है। और साथ ही साथ में वो क्या बताते हैं कि राइट इज प्रायर टू गुड, राइट इज प्रायर टू गुड। अब देखिए कैसे उनके आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बेंथम ने कहा कि जो जितने भी कानून हैं, जब उनको बनाया जाए या कोई पब्लिक पॉलिसी बनाई जाए तो उसमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर
की बात की जाए। लेकिन जॉन रॉल्स ने कहा कि अगर आप इनके प्रिंसिपल को, इनकी पॉलिसी को आप ग्राउंड लेवल पे अगर आप रिप्लेस कर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको लागू करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, उनके हितों की अनदेखी हो जाएगी। तो रॉल्स ने क्या किया कि अपने जब थ्योरी को उन्होंने प्रपोज किया तो उन्होंने कहा कि राइट इज़ प्रायर टू गुड। तो ये राइट क्या है? ये राइट का मतलब होता है अधिकार, ठीक है ना? यहाँ पे राइट और रॉन्ग का मतलब आप ये राइट का जो इस्तेमाल हुआ है राइट एंड रॉन्ग के सेंस में नहीं हुआ है। राइट का मतलब अधिकार से, और अधिकार क्या है? सही मायने में जो है लिबर्टीज हैं। सपोज कि अगर कंट्राडिक्शन देखिए, अगर सपोज कि एक व्यक्ति को चुप कराने से, सपोज कि एक इंडिविजुअल है, उसको चुप कराने से 99 लोगों का भला होता है। एक सुकरात को मारने से जो है एथेंस के जो और जो करप्ट लोग हैं वो अपने आप को प्रिविलेज्ड फील कर रहे हैं। तो उस केस में फिर क्या कि वो एक व्यक्ति को जो है उसके राइट्स को कर्टेल कर सकते हैं, इवन उसको जो है प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकते हैं। मतलब उसके इंटरेस्ट की, उनकी जो उसकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको टोटली वो जो है कर्टेल कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इवन तक कि उसको जो है एब्रोगेट कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए रॉल्स ने कहा कि राइट राइट इज प्रायर टू गुड। फॉर एग्जाम्पल ये राइट एंड, और राइट सही मायने में क्या है? राइट क्या है? ये सही मायने में कि लिबर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें राइट के बारे में, आप देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल 25 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आर्टिकल आप 19 का देखें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आर्टिकल 19 में 19 में आपको ये अधिकार दिया गया है कि आपको बोलने की आज़ादी है। रॉल्स कहते हैं कि कोई चीज़ें गुड हैं या बैड हैं, कोई चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं, ये चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। हर एक इंडिविजुअल जो है अपने आप में क्या है कि अपने आप में वो एक एंड है, अपने आप में एक एंड है, ना कि कोई एक मीन है, ना कि कोई एक साधन है किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप जो है व्यक्ति की जो राइट्स हैं, जो लिबर्टीज़ हैं, उसको इंश्योर करें। और मैं चीज़ें यहाँ पे बार बार इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे नेट के एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इम्फेसाइज कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को एक साथ इंटरकनेक्ट करके समझ सकें। तो राइट इज़ प्रायर टू गुड का यही सीधा सा मतलब ये है कि सबसे पहले आप जो व्यक्ति के अधिकार हैं, जो उनकी स्वतंत्रताएं हैं, लिबर्टीज़ हैं, उसको इंश्योर करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंश्योर करें। इस बात का ख्याल रखे बगैर कि एक व्यक्ति जो बातें कह रहा है वो बातें अच्छी हैं या बुरी हैं, राइट है या रॉन्ग है, गुड है या बैड है, ये चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। पहले ये देखा जाएगा कि उसको बोलने की आज़ादी मिल रही कि नहीं। इस आज़ादी को इंश्योर करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आप देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करें, आर्टिकल 25 में आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस आपको दिया गया है। और यहाँ पे क्या है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको कॉन्फेस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखे बगैर देखिए दुनिया में अलग अलग किस्म के मज़हब हैं, और हर मज़हब की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, वो अलग अलग हैं। कुछ अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, हम जो हमारा बताया हुआ रास्ता है वही सबसे अच्छा रास्ता है, बाकी सारे रास्ते गलत हैं। तो कोई मज़हब अच्छा है या बुरा है ये बात की बात है। पहले हर एक इंडिविजुअल को जो है क्या होनी चाहिए, इस बात की आज़ादी होनी चाहिए, वो किसी भी सेक्ट से बिलोंग करता हो। व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जब अलग अलग जो लोग बैठे हुए हैं अज्ञानता के पर्दे के पीछे, जब वो न्याय के सिद्धांतों की तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं मालूम कि उनका मज़हब कौन सा है, वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख हैं या ईसाई हैं। और ऐसे केस में क्या हो सकता है कि अगर सपोज़ कि अगर ये राइट्स उनको नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो अल्टीमेटली जो उसकी लिबर्टीज़ हैं, जो उसके राइट्स हैं, उसका वायलेशन होगा। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इंश्योर किया जाएगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिस मज़हब को वो मानता है वो सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है। उससे दुनिया में पीस और ट्रैंक्विलिटी, शांति
का प्रसार होता है, शांति मतलब जो उससे पीस प्रिवेल करती है या नहीं करती, इस बात से इस चीज़ों को बाद में देखा जाएगा। और इसी जहाँ पे जब लोग ये जो वीड ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जो रैशनल निगोशिएटर बैठे हुए हैं, रैशनल नेगोशिएटर जो तार्किक वार्ताकार हैं, जो अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, ये ये इनको ये नहीं मालूम कि वो किस कास्ट से, किस कैटेगरी से बिलोंग होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है कि एक सेंस ऑफ जस्टिस है। इनके अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस है। वो एक ऐसे प्रिंसिपल बनाने की बात करते हैं कि जहाँ पे एक सबका एक कॉमन एग्रीमेंट हो जाए, और इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस। यहाँ पे क्या है कि अलग अलग धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, फिर भी क्या है कि वो कुछ मुद्दों पर जो है वो सहमत हो गए हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ राइट्स हैं, कुछ लिबर्टीज़ हैं जो इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जाएँ। भले ही वो अलग मज़हब को मानते हो, अलग धर्म को मानते हो। जैसे कि मान सपोज़ कि हिंदू है, मुस्लिम, सपोज़ कि एक सोसाइटी के अंदर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी, ईसाई भी हैं, और अगर किसी एक रिलीजन को इम्पोज़ कर दिया जाए उनके ऊपर, तो इससे क्या होगा कि जो उस रिलीजन को मानते हैं उनके राइट्स तो मतलब क्या कि और मैक्सिमाइज़ होंगे। लेकिन जो उस रिलीजन को नहीं मानते हैं, उनका जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ होगा। तो ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस में, जिसको नेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ये रॉल्स का कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस ही इंश्योर करता है कि कैसे जो है लोग पीसफुली रहेंगे एक सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग धर्म और अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। और जब भी हम राइट्स की बात करते हैं, तो राइट्स को बेसिकली हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरफ क्या है कि राइट क्या है, कुछ राइट्स हैं जो इंडिविजुअल के, कुछ राइट्स हैं जो इस बात की डिमांड करते हैं कि स्टेट स्टेट का या किसी व्यक्ति का या किसी इंस्टीट्यूशन का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं निगेटिव राइट्स। एक तरफ क्या है कि आप देखें लॉ की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, आप देखें अगर या फिर आप बेंथम की पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखें, यहाँ पे क्या है कि ये जो थिंकर्स हैं ये निगेटिव राइट्स के बारे में बात करते हैं। आइए निगेटिव राइट्स और पॉजिटिव राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये जो राइट्स के कॉन्सेप्ट है ना, ये राइट्स, निगेटिव राइट्स और पॉजिटिव राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट से इंटरकनेक्टेड है। बेसिकली ये इस बात से डील करता है कि कब एक स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ, उसकी लिबर्टी के, वो उसके राइट्स को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और कभी और किन किन केसेस में जो है स्टेट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली बस ये एक ही चीज़ें हैं। और रॉल्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखेंगे तो रॉल्स क्या कहते हैं, रॉल्स ये कहते हैं कि जो जस्टिस है ना, ये जो जस्टिस है, जस्टिस क्या है, कोई एक पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है, ये एक पैरामीटर है। एक पैरामीटर है, एक मानक है, एक पैमाना है, जिससे आप ये देखेंगे कि एक सोसाइटी के अंदर जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, जो राजनीतिक मूल्य हैं, वो लोगों को किस हद तक प्राप्त हैं। पॉलिटिकल वैल्यूज़ का मतलब क्या, राइट्स और लिबर्टीज़ की हम बात करें, राइट की बात करें, लिबर्टी की बात करें, इफ़िशियंसी की बात करें कि एक सोसाइटी एक इफ़िशियंसी की बात कर सकते हैं हम, ट्रांसपेरेंसी की बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इंश्योर करती हैं कि कहाँ तक जो है एक राज्य के अंदर जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं वो लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, और उसकी टेस्टिंग कहाँ पे होती है, इस पैरामीटर के ऊपर। और जस्टिस के कॉन्सेप्ट जो है, इसको कभी भी आप आइसोलेशन में नहीं समझ सकते हैं। ये इंटरकनेक्टेड है, किससे ये लिबर्टी से इंटरकनेक्टेड है, ये राइट से इंटरकनेक्टेड है, ये ट्रांसपेरेंसी से इंटरकनेक्टेड है। अभी हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो चीज़ें और आपको क्लियर समझ में आएंगी। तो आप इन शॉर्ट ये समझिए कि राइट्स क्या है, सॉरी जस्टिस क्या है, एक पैरामीटर है जिसके ज़रिए से हम ये चेक करते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर लोगों को कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से अधिकार और कौन कौन से स्वतंत्रताएं उनको जो है प्रदान की गई हैं, उसको उनको प्रोवाइड की गई हैं। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉजिटिव राइट्स के बारे में और निगेटिव राइट्स के बारे में। ये दो अलग अलग फीचर्स हैं या एस्पेक्ट हैं राइट्स के। और राइट्स सही मायने में क्या है कि लिबर्टीज़ हैं। निगेटिव राइट्स इस बात की डिमांड करता है कि
कि एक व्यक्ति की जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, जो नागरिक स्वतंत्रताएँ हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, कोई हस्तक्षेप ना हो। ये जो इंटरवेंशन है, ये कोई इंडिविजुअल की तरफ से भी हो सकता है, राइट? कोई एक एक व्यक्ति, कोई एक इंडिविजुअल आपके राइट्स को जो है, हो सकता हो कि वो आपको रोक रहा हो किसी भी लिबर्टी को एक्सरसाइज करने से। कोई ग्रुप भी हो सकता है और स्टेट भी हो सकता है। तो ये नेचुरल राइट्स इस बात की डिमांड करता है कि चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई ग्रुप हो या स्टेट हो, उसका जो है इंटरवेंशन है, जो इंटरफेरेंस है, वो कम से कम हो। अगर एक इंडिविजुअल किसी भी अपनी सिविल लिबर्टी को अगर एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समूह का और स्टेट का जो है इंटरवेंशन ना हो, बिल्कुल ना हो, या फिर बहुत कम से कम हो। फॉर एग्जाम्पल, और इसी वजह से क्या है कि इन राइट्स को हम जो है पैसिव राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच की, अगर हम बात करें, तो ये भी अपने आप में क्या है कि एक निगेटिव राइट्स है। आप देखें, जीएस मिल ने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में, ऑन लिबर्टी एक बुक है जीएस मिल की, और आई थिंक 1859 में लिखी गई, थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, फिर भी आई थिंक 1859 ही है। ऑन लिबर्टी में जेस मिल ने क्या है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है डिफेंड किया, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया था, जिसमें जिसका क्रक्स मैं बता रहा हूँ, ये है कि जेस मिल ये कहना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, उसकी बोलने की आज़ादी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगर वो इंसान पागल है या सनकी है, तब भी उसको जो है बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को आप उसकी बोलने की जो आज़ादी है, जो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको उससे आप वंचित करते हैं, उसे महरूम करते हैं आप, तो उससे ये होगा कि जो आप आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाली अपकमिंग जनरेशन है, उस अपकमिंग जनरेशन को उन थॉट से, उन आइडियाज से आप महरूम कर रहे हैं। एक तरीके से जो है उन थॉट्स को, आइडियाज़ को आप बाहर नहीं आने दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें, अगर हम बात करें सोक्रेटिस की, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि आप देखें, सोक्रेटिस के ऊपर 2 चार्जेस लगाए गए थे। एक तो ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो इम्पाइटी, कि वो लोगों को, दूसरा करप्शन। ये 2 चार्जेस लगाए गए थे, और इसी के ग्राउंड पे जो है सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, सोक्रेट्स को। और इंडिया के केस की अगर हम बात करें, तो इंडिया की हम बात करें, तो आर्टिकल 19 में हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है, उसको इंश्योर किया गया है फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर्स में। चैप्टर 3 में जो है चीज़ों को मेंशन की गई है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेंसरशिप के राइट को भी इंक्लूड किया गया है। आपको मालूम है कि इमरजेंसी के टाइम में 1975 की अगर बात करें, इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि इंदिरा गांधी ने जो है, जो सेंसरशिप इम्पोज की थी, किसके ऊपर? प्रेस के ऊपर। मतलब जो भी अखबार में जो खबरें छपती थी, उसको जो है गवर्नमेंट सेंसर कर रही थी। और ठीक इसी तरीके से आप देखें, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की आप बात करें, इसमें क्या कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद, किसी भी अपनी पसंद के मज़हब को मानने की आज़ादी होनी चाहिए, उसको प्रचार प्रसार, और साथ ही साथ स्टेट उसके ऊपर किसी भी मज़हब को इम्पोज ना करे। आर्टिकल 25 की अगर हम बात कर सकते हैं, एक मिनट। और ठीक इस तरह से अगर हम बात करें, इसको एक मिनट, इसको क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें, राइट टू प्राइवेसी की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, इसको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहते हैं। राइट टू लाइफ एंड, और यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी हम जोड़ दें, व्यक्तिगत आज़ादी, तो ये आर्टिकल 21 है, और इसको अम्ब्रेला राइट्स कहते हैं। कैसा, क्या कहते हैं? अम्ब्रेला राइट्स। क्यों? क्योंकि अलग अलग मौक़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसकी अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन की है, और इसी के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, राइट टू प्राइवेसी को भी इंक्लूड किया है। क्या कि किसी भी व्यक्ति की जो प्राइवेसी है, उसका वायलेशन ना हो, उसका उल्लंघन ना हो। आप देखिए, बीच में आपने पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में सुना था कि
उसके माध्यम से जो जो लीडर्स हैं, जो अपोजिशन लीडर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके फ़ोन को टैप किया जा रहा है। तो राइट टू प्राइवेसी भी जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, आर्टिकल 21 का, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन में। और आप देखिए आर्टिकल 21 में जो है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को जो है प्रोटेक्ट करता है, और ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और उसमें एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, तो उसका भी आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और पॉजिटिव राइट्स की अगर हम बात करें, तो पॉजिटिव जो राइट्स की अगर हम बात करें, सकारात्मक अधिकार के बारे में बात करें, तो ये वो राइट्स हैं बेसिकली जिससे क्या है कि जिसको अभी देखिए मैंने इन शॉर्ट लिख दिया वेलफेयर राइट्स। एक्चुअली क्या कि ये राइट्स सही मायने में जो है, आप देखिए ना, पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को आपने सुना होगा कि जहाँ पे जो है, जो थिंकर्स हैं पॉजिटिव लिबर्टी के, जो एक्सपोनेंट हैं, वो स्टेट को अलाउ करते हैं कि वो इंटरवीन करे एक इंडिविजुअल की लाइफ में, और उन चीज़ों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा, एक थिंकर्स हैं जिनका नाम है टी एच ग्रीन। टी एच ग्रीन अपनी बुक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में वो लिखते हैं कि राज्य का काम ये है कि एक इंसान के की पर्सनालिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट में जो चीज़ें बैरियर के तौर पे काम कर रही हैं, उसको वो रिमूव करे। तो पॉजिटिव राइट्स सही मायने में क्या हैं कि जहाँ पे वो राइट्स हैं जहाँ पे इस बात की अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि जो कि स्टेट क्या है, या जो भी संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंश्योर करें कि ओवरऑल व्यक्ति का जो है डेवलपमेंट हो सके। और ये जो पॉजिटिव राइट्स का जो आइडिया है, ये वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड है। और ये जो पॉजिटिव राइट्स हैं, इनको हम एक्टिव राइट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, या उन संस्थाओं का, उन इंस्टीट्यूशंस का जो ओवरऑल व्यक्ति की जो लिबर्टी है, जो उसके राइट्स हैं, उसको एक्सपैंड करते हैं। उस केस में क्या है कि इंसान अपनी स्वतंत्रता को, अपनी लिबर्टी को मैक्सिमम लेवल पे एक्सरसाइज करता है। फॉर एग्जांपल आप देखें राइट टू एजुकेशन। देखिए कुछ आप देखिए राइट टू एजुकेशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, शुरुआती दौर में राइट टू एजुकेशन जो था वो डीपीएसपी का पार्ट हुआ करता था, डीपीएसपी का पार्ट हुआ करता था। लेकिन हम देखते हैं कि जो है संविधान में संशोधन किया गया, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए से छियासठवें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2002 में आर्टिकल 21 ए में जो है हम देखते हैं राइट टू एजुकेशन को जो है इंक्लूड किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। पॉजिटिव राइट्स की बात करें, राइट टू एजुकेशन जो है एक पॉजिटिव राइट है, जिसमें गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करती है कि हर एक इंडिविजुअल को एक्सेस हो, कि उसको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। और ये हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और देखिए, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये जो पॉजिटिव राइट्स हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं, उस स्टेट के पास में कितने रिसोर्सेज हैं। मतलब इसकी फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट के पास रिसोर्स ही ना हो, उसके पास बिल्डिंग ना हो, स्कूल ना हो, फैकल्टी मेंबर्स ना हो, तो कहाँ से वो राइट टू एजुकेशन को इंश्योर कर सकेगा। तो बेसिकली क्या है कि ये जो राइट्स हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि एक कंट्री के अंदर के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितने संसाधन हैं, उसके पास मैन पावर कितना है। अगर सपोज कि ये राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना हो किसी भी एक नई कंट्री में, तो उसके लिए बहुत से रिसोर्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टीचर्स चाहिए, बुक्स चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, फिर चीज़ें इंश्योर हो सकेंगी। और आप देखें कि जब राइट टू एजुकेशन को शुरुआती दौर में लागू किया गया, तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं था। तो उससे उसके बाद फिर क्या है कि उसमें मिड डे मील की पॉलिसी को जो है इंक्लूड किया गया। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप ये सर्च करिएगा कि ये जो मिड डे मील की पॉलिसी है, इसको पहली पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था, और किसके माध्यम से, ये आप देखिएगा। राइट टू हेल्थ केयर के बारे में बात करें, मैंने अभी आपको जैसे कि बताया कि जो पॉजिटिव राइट्स हैं बेसिकली इसमें क्या है कि इस बात की उम्मीद की जाती है कि एक व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट में, उसके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में जो चीज़ें बैरियर के तौर पे काम करती हैं, उसको रिमूव किया जा सके। तो हम पॉवर्टी भी एक फैक्टर हो सकता है।
अनएम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर हो सकता है, डिजीज़ भी तो एक फैक्टर हो सकता है, पैंडेमिक भी एक फैक्टर हो सकता है। आपने कोरोना कोरोना को देखा, ये भी अपने आप में एक पैंडेमिक थी और कितने मतलब यहाँ पे इसमें कितने लोगों ने सफ़र किया। तो राइट टू हेल्थ केयर ये भी एक पॉजिटिव राइट्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जिस स्टेट में, जिस कंट्री में आप रहते हैं, वहाँ उनके पास उतने रिसोर्सेज हैं कि नहीं। राइट टू हाउसिंग ये भी चीज़ें, ये भी पॉजिटिव राइट कैटेगरी में आता है, लेकिन ये भी सेम वही चीज़ें हैं कि एडिक्वेट हाउसिंग और शेल्टर होनी चाहिए। आप देखें दिल्ली वगैरह में अगर आप रहते हों, तो आप देखें ठंड के वक्त में जो है यहाँ पे रैन बसेरे का इंतज़ाम किया जाता है, ताकि वो लोग जो झुग्गियों में रहते हैं या ऐसे लोग जो सड़क के किनारों पर सोते हैं, उनकी ठंड की वजह से मौत ना हो। तो ये भी एक पॉजिटिव राइट्स है, जहाँ पे स्टेट एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है और उनकी जो है लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। कोई बताएगा राइट टू एम्प्लॉयमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? एनीवन इन द क्लास? राइट टू एम्प्लॉयमेंट, एक्चुअली जो टर्म इस्तेमाल किया गया है राइट टू वर्क है, और ये राइट टू वर्क जो है इसको डीपीएसपी में इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल 40 में आप देखते हैं, वहाँ पे पंचायती राज के बारे में बात की गई है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज, और 41 की अगर हम बात करें, यहाँ पे बात की गई है राइट टू वर्क की। तो राइट टू वर्क का मतलब क्या? उसी में आप देखें मनरेगा की स्कीम को लागू किया गया है कि ताकि जो है जो इंसान की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कम से कम जो मिनिमम जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। अच्छा खाना, अच्छा पानी, न्यूनतम कम से कम है एटलीस्ट। तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट ये तो एक ऐसे देश में जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, और इतनी ज़्यादा हो कि उस कंट्री में दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती हो, ऐसे देश में जो है राइट टू एम्प्लॉयमेंट को जो है इंश्योर करना बहुत मुश्किल काम है। इंडिया के केस में और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उसमें तो बहुत मुश्किल है। तो ये भी बात ये जो राइट्स है इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कंट्री के पास रिसोर्सेज कैसे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आपने आई थिंक समझा होगा फ़र्क को, कि पॉजिटिव राइट और जो नेगेटिव राइट्स हैं वो कैसे हैं, रॉल्स किस ग्राउंड पे जो है बेंथम के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और वो क्यों कहते हैं कि राइट इज़ प्रायर टू गुड, मतलब अधिकार जो हैं वो अच्छाई से पहले हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है यहाँ से, तो द हाउस इज़ ओपन एंड यू कैन रेज़ योर क्वेश्चंस।